model of circular flow of income in two sector economy and leakage and injection. इसको हिंदी में बोलेंगे लीकेज और इंजेक्शन को रिसाव एंड भरण. लीकेज मीन्स रिसाव, इंजेक्शन मीन्स भरण. तो यहां पर हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू सर्कुलेशन ऑफ इंटायर मनी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी. यानी पैसे का देश के अंदर जो प्रवाह होता है, जो सर्कुलेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर हम क्यों बोलते हैं, आगे जब हम फेजेस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे इसको हम सर्कुलर क्यों बोलते हैं और क्यों हम इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं. यहां पर हम इतना समझ लें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है. पैसे का देश के अंदर जो सर्कुलेशन होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, उत्पादक से उत्पादन की तरफ, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, तो इस प्रवाह को, इस सर्कुलेशन को ही हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो. दूसरी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन टू मेन ग्रुप ऑफ सोसाइटी. यानी सर्कुलर फ्लो क्या है, पैसे का दो सेक्टर में जो प्रवाह है, फ्लो है, उसको ही हम दिखाते हैं और इसीलिए इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो. वो दो सेक्टर क्या है, एक को हम बोलते हैं हाउस होल्ड और दूसरे को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर यानी फर्म. हाउस होल्ड रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर, firms represents producers. These flow are part of the fundamental process of satisfying human wants. ये जो फ्लो है इसी की वजह से हमारी आवश्यकताओं की आपूर्ति होती है, यानी हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं. कैसे? तो फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स को समझना होगा कि कैसे पैसा हाउस होल्ड से फर्म के पास, फर्म से हाउस होल्ड के पास सर्कुलेट करती है. तो उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा प्रोडक्शन प्रोसेस को. प्रोडक्शन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी उत्पादन एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है. अब आप कहेंगे कि उत्पादन लगातार होने वाली प्रक्रिया क्यों है? आपको ये मालूम है, माइक्रो में आपने पढ़ा होगा, वांट्स आर अनलिमिटेड. लोगों की जो जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रोडक्शन होना जरूरी है. यानी जब तक वांट्स रहेंगे तब तक प्रोडक्शन होता रहेगा. तो हम यहां कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस टू सेटिस्फाई आवर वांट्स. यानी हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन एक सतत होने वाली प्रक्रिया. अब इनकम कैसे सर्कुलेट करता है, इसके तीन फेज क्या है. पहले को हम बोलते हैं फेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की प्रक्रिया. प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद जितने भी हाउस होल्ड हैं वो प्रोवाइड करेंगे फैक्टर्स. आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट, कारक साधन और गैर कारक साधन. यानी फैक्टर इनपुट्स क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, नॉलेज, इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनपुट्स. हाउस होल्ड प्रोवाइड दीज फैक्टर इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर्स यानी फर्म. यानी उत्पादन के जो साधन है वो कौन प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड. किसको, फर्म को. तो यहां प्रोडक्शन प्रोसेस होगा. देन प्रोडक्शन से आता है फेज ऑफ इनकम जनरेशन. ऑल द फैक्टर इनपुट दे विल रिसीव्स इनकम फ्रॉम द फर्म. जो जितने भी हाउस होल्ड है जिन्होंने लेबर प्रोवाइड किया, लैंड प्रोवाइड किया, कैपिटल प्रोवाइड किया, उनको क्या मिलेगा, उनको काम के बदले इनकम मिलेगा. तो इस फेज को हम बोलते हैं फेज ऑफ इनकम जनरेशन. यानी पहले उत्पादन हुआ, उत्पादन होने के बाद दूसरा फेज होगा इनकम जनरेशन. यानी उत्पादन के जो साधन हैं उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा. किसी को मजदूरी मिलेगी, किसी को लगान मिलेगा यानी रेंट मिलेगा, किसी को वेज मिलेगा, किसी को प्रॉफिट मिलेगा, किसी को इंटरेस्ट मिलेगा. यानी दे विल रिसीव रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेज फ्रॉम द फर्म्स. तो इस फेज को हम बोलते हैं इनकम जनरेशन. अब जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, household spend that entire income to the purchase of goods and services which is produced by the firm. इसका क्या मतलब हुआ
कि जो पैसा हमें हाउस होल्ड को मिलेगा उस सभी पैसे को हम कहां खर्च करेंगे? उन वस्तुओं को खरीदने के लिए खर्च करेंगे जिसका फर्म ने उत्पादन किया। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं फेज ऑफ एक्सपेंडिचर डिस्पोजिशन, यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी। मनी कैसे सर्कुलेट हुआ? पहले उत्पादन होगा, उत्पादन के बाद इनकम जनरेट होगा, इनकम को हम खर्च करेंगे, फिर वो पैसा प्रोडक्शन यानी फर्म के पास जाएगा, फर्म से फिर पैसा इनकम के पास आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी आय के चक्रीय प्रवाह के चरण। 3 चरण हैं, उत्पादन, आय का निर्माण और व्यय यानी एक्सपेंडिचर डिस्पोजिशन। अब हम आय के चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए पहले हम यहां समझ लेंगे कि इसके कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस नंबर 1 ये है कि देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी, यानी यहां पर ये मान लिया गया है कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। यहां पर हमने फॉरेन सेक्टर को भी एज्यूम कर लिया है कि इसका कोई रोल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इस तरह की अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक्स में क्लोज इकोनॉमी कही जाती है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड का अस्तित्व होगा, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा उत्पादन प्रोडक्शन प्रोसेस में, और न ही फॉरेन सेक्टर से हमारा कोई लेना देना होगा, अर्थात न ही हम एक्सपोर्ट करेंगे न ही हम इंपोर्ट करेंगे। इस तरह की इकोनॉमी को हम कहते हैं सिंपल इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी एंड सिंपल इकोनॉमी। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि पहला मान्यता ये है, पहली एजम्पशन ये है कि देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। यहां सिर्फ 2 ही अर्थव्यवस्था में सेक्टर होंगे, जिसको हम बोलेंगे कि हाउस होल्ड और दूसरे को हम बोलेंगे फर्म। इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट एंड नो फॉरेन सेक्टर। नहीं यहां पर कोई सरकारी क्षेत्र होगा, नहीं यहां पर विदेशी क्षेत्र होगा, यानी इनका अस्तित्व नहीं होगा। दूसरा है हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउसहोल्ड। जब अर्थव्यवस्था में 2 ही सेक्टर होंगे तो हाउस होल्ड उत्पादन के जो साधन है वो फर्म को प्रोवाइड करेगा और फर्म उन साधनों को हायर करेगी, यानी उत्पादन की प्रक्रिया में उनका प्रयोग करेगा। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर इंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। चूंकि गवर्नमेंट भी नहीं है, फॉरेन सेक्टर का भी अस्तित्व हमने यहां पर मान लिया है कि नहीं है, तो जो कुछ भी उत्पादन होगा फर्म के द्वारा वह कहां जाएगा? हाउस होल्ड के पास जाएगा। और नेक्स्ट है हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द इंटायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो हाउस होल्ड उत्पादन के लिए अपने फैक्टर इनपुट प्रोवाइड करेगा फर्म को, उसके बदले जो इनकम मिलेगा वो हाउस होल्ड क्या करेगा? उन सामानों को खरीदने के लिए खर्च करेगा जो फर्म ने बनाया है। लास्ट 2 एजम्पशंस है देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था में कोई बचत नहीं करेगा। नाइदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम नॉर द फर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट। यानी हमने ये मान लिया है कि कोई सेविंग का कंसेप्ट नहीं है, कोई बचत नहीं करेगा। जितना इनकम आएगा हाउस होल्ड उसको सारा का सारा पैसा उन वस्तुओं को खरीदने में खर्च कर देगा जिसका उत्पादन फर्म ने किया है। अब हम देखते हैं कि सिंपल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर इकोनॉमी में कब होगी, कैसे होगी? जबकि बैंकिंग सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट को हमने यहां पर नहीं लिया है, न ही हमने फॉरेन सेक्टर को लिया है। तो हमने आपने यहां पर देखी कि हमने एक लिया है हाउस होल्ड यानी गृह का क्षेत्र और एक हमने लिया है फर्म यानी प्रोड्यूसर। अब होगा क्या? जब उत्पादन में 2 ही लोग हैं, 2 ही क्षेत्र हैं, तो हाउस होल्ड क्या करेगा? फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, यानी मूवमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द फर्म, फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म, यानी मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म, यानी उत्पादन के जितने साधन हैं उन सभी का ओनर कौन होगा? हाउस होल्ड होगा, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, नॉलेज, इन सभी
का जो ओनर है वो हाउस होल्ड है, और यहां से ये सारे फैक्टर कहां जाएंगे, मूव करेंगे फर्म के लिए, क्योंकि उत्पादन के वो साधन है, उत्पादन में मदद करेंगे। फर्म जब ये रिसीव करेगा इनकी सर्विसेज, उसके बदले उसको पेमेंट करेगा, तो देन मूवमेंट होगी इनकम की, कहां, पेमेंट, फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड ने जो उत्पादन में मदद की लेबर के रूप में, कैपिटल के रूप में या लैंड के रूप में, उसके बदले जो पैसा मिलेगा उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फैक्टर इनकम क्या है, लैंड को जो मिलेगा रेंट, लेबर को वेजेज एंड सैलरी, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। तो फर्म फैक्टर पेमेंट करेगी किसको, हाउस होल्ड को। तो पैसे का मूवमेंट कहां से हुआ, पहले हमने हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड किया फर्म को, फर्म ने उसके बदले में वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के तौर पर मूव दिया हाउस होल्ड को। एक मूवमेंट और होगी, जो कुछ उत्पादन होगा, वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म विल मूव फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड, यानी जो कुछ भी उत्पादन हुआ उस उत्पादन को कहां जाएगा, कहां बेचा जाएगा, या कौन खरीदेगा, हाउस होल्ड खरीदेगा। तो अगेन फर्म से मूवमेंट किस साइड में हो रहा है, हाउस होल्ड की तरफ। अब जब हाउस होल्ड इन सामानों को, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करेगा या परचेज करेगा, तो हाउस होल्ड विल मेक अ पेमेंट फॉर दैट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हाउस होल्ड उस सामान को जब खरीदा तो उसका मूवमेंट पैसे का कहां होगा, पैसा वापस जाएगा फर्म के पास। दो बातें हमने याद करनी है कि एजम्पशंस में हमने मान लिया था कि देयर विल बी नो सेविंग बाय द हाउस होल्ड नाइदर बाय द फर्म, न तो ही हाउस होल्ड कोई बचत करेगा न ही फर्म बचत करेगा। इसका मतलब वॉट एवर मनी रिसीव बाय द हाउस होल्ड हैज टू स्पेंड on the purchase of goods and services and then that money moved from household to the firm, यानी वो पैसा सीधे कहां चला जाएगा, हाउस होल्ड से फर्म के पास। और इस तरह से ये पैसा हमेशा, यानी मनी हमारा मार्केट में, इकोनॉमी में मूव करता रहेगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आपको ये बात समझ में आ गया कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसको हम क्यों बोलते हैं, कि ये हमेशा इसी के बीच, फर्म और हाउस को बीच में घूमता रहेगा। यहां पर दो वर्ड लिखा हुआ है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, इसको हमें समझ लेना जरूरी है। जब हाउस होल्ड गुड्स, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फर्म को एंड फर्म प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड, यानी अपर साइड आप देखिए, हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर इनपुट टू द फर्म and firm provide goods and services to the household, the movement of this is known as a real flow, यानी इस ऊपर वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, रियल फ्लो, यानी वास्तविक प्रवाह। लेकिन अगर हाउस होल्ड रिसीव मनी एज ए फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम द फर्म एंड फर्म रिसीव मनी फ्रॉम द हाउस होल्ड एज ए पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, that movement of money is known as a money flow। इसका मतलब यह हुआ कि जब फर्म और हाउस होल्ड के बीच में सामानों और साधनों का आदान प्रदान होगा तो उसको हम रियल फ्लो बोलेंगे। जब साधन के बदले पैसे या वस्तुओं के बदले पैसे का जब मूवमेंट होगा तो उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। आप देख लीजिए यहां पर हमने क्या किया, यहां से फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड किया, उसके बदले में हमें सामान मिल गया, तो इस ऊपर वाले साइड को हम बोलेंगे रियल फ्लो। लेकिन जो फैक्टर के बदले हमें फैक्टर पेमेंट मिला, यानी रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, आपको वेज मिला या प्रॉफिट मिला, और उस पैसे को हमने खर्च किया, सामानों को खरीदने के लिए पेमेंट कर दिया फर्म को, तो इस तरह की सर्कुलर फ्लो को हम बोलेंगे मनी फ्लो। तो मनी फ्लो और रियल फ्लो समझ में आ गया। अब इन दोनों का हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में फर्क क्या है। पहले तो मीनिंग का फर्क यह है,
रियल फ्लो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। यहां पर जो फ्लो होगा, जो प्रवाह होगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। कहां पर? फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड, यानी फर्म से हाउस होल्ड और हाउस होल्ड से फर्म में जो मूवमेंट होगा, दैट मूवमेंट विल बी नोन एज ए रियल फ्लो बिकॉज देयर इज ए अब्सेंस ऑफ मनी। लेकिन मनी फ्लो में क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। मनी फ्लो में जो फैक्टर इनपुट के बदले मनी मिला या गुड्स के बदले जो इनपुट मनी मिला, उसका फ्लो होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं मनी फ्लो। अगर हम देखें काइंड ऑफ एक्सचेंज तो क्या होगा? इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो में सिर्फ हम वस्तुओं और सेवाओं का एक्सचेंज होगा। मनी फ्लो में इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, इसमें सिर्फ पैसे का सर्कुलेशन होगा, पैसे का लेन देन होगा, इसीलिए इसको हम मनी फ्लो बोलेंगे। There may be many difficulty of barter system in exchange of goods and factor services। अब आपको मालूम है कि in absence of money हम सामानों के बदले एक्सचेंज करते थे, या जब हम सर्विस प्रोवाइड करते थे तो उसके बदले जो हमें सामान मिलता था, ऐसी व्यवस्था, ऐसी सिस्टम को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम, यानी हम उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? बार्टर सिस्टम में क्या था कि हम कोई सर्विस प्रोवाइड किए और उसके बदले हमें पैसा न मिले, उसके बदले हमें कोई सामान मिल जाए, क्योंकि उस वक्त मनी का एग्जिस्टेंस नहीं था। तो मनी के एग्जिस्टेंस के बगैर जब वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, तो ऐसी सिस्टम को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम, और बहुत डिफिकल्ट सिस्टम था। यानी आपको एक सामान चाहिए तो उस व्यक्ति को तलाश करनी पड़ती थी जिसके पास आपकी आवश्यकता का सामान हो और वो आपके सामान को लेने के लिए तैयार हो। आपने इसको पढ़ा होगा। मनी फ्लो में क्या है? देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। मनी फ्लो में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास पैसा है, आप जाके आसानी से उस पैसे से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। यानी यहाँ पर डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ते हैं लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट इज ए डिफिकल्टी, इज ए ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम। आपने पढ़ा होगा कि बार्टर सिस्टम में क्या था? डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मनी फ्लो में आपके पास पैसा है, पैसे से कोई भी सामान आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ए फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। क्यों? कि वहां पर हमने फैक्टर्स इनपुट प्रोवाइड किया, उसके बदले हमने गुड्स और सर्विसेज मिल गई। मनी फ्लो में इसको हम बोलते हैं इट इज आल्सो नोन एज ए नॉमिनल फ्लो। इसको हम मौद्रिक प्रवाह भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लो है टोटली किसका है? मनी का है। अब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऐसा देखा था पहले, जहां पर बैंकिंग सिस्टम नहीं थी, कैपिटल मार्केट नहीं था। लेकिन टू सेक्टर इकोनॉमी है और हम मान लेते हैं कि यहां पर बैंकिंग सिस्टम भी है, तो पैसा जो होगा का फ्लो होगा वो कैसे होगा? ऊपर का आप समझ लीजिए, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर इनपुट टू द प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर प्रोवाइड्स फैक्टर इनकम टू द हाउस होल्ड। या हम ऐसे कह सकते हैं हाउस होल्ड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड मेक अ पेमेंट फॉर दैट गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि यहां पर बैंक भी आ गई। बैंक आएगी तो क्या होगा? लोग बचत भी करेंगे। लेकिन पहले वाले में हमने मान लिया था कि कोई सेविंग नहीं करता, नाइदर फर्म नॉर हाउस होल्ड सेव देयर मनी। लेकिन यहां पर हम मान लेते हैं कि लोग अपने पैसे को सेव करेंगे, तो क्या होगा? जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी होगा हाउस होल्ड के पास, वो लोग सेव करेंगे बैंक के पास। जिन लोगों को भी जरूरत होगा पैसे का, वो बारो करेंगे। तो जब पैसा सेव करेंगे तो मूवमेंट ऑफ मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द कैपिटल मार्केट। व्हेन हाउस होल्ड बारो फ्रॉम कैपिटल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट यानी बैंक, देन द फ्लो ऑफ मनी विल बी फ्रॉम कैपिटल टू द हाउस होल्ड। आप ये समझ गए कि जो हाउस होल्ड है, जिसके पास जो पैसा बच होगा, सेविंग होगी, एक्स्ट्रा होगा,
वो बैंक में जमा करेगा, और जब उसको पैसे की आवश्यकता होगा बैंक से उस पैसे को बारो करेगा। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्या हुआ, हाउस होल्ड से बैंक में गया और बैंक से फिर हाउस होल्ड के पास आ जाएगा। इसी तरह से जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फर्म है, उनके पास भी सेविंग होगी। तो जो सेविंग होगी देन दे सेव देयर सरप्लस मनी विद द कैपिटल मार्केट विद द बैंक। तो अपना पैसा कहां लगाएंगे, कैपिटल मार्केट में बचाएंगे। तो पैसे का फ्लो प्रोड्यूसर से कहां हो गया, कैपिटल मार्केट में। और जब उनको पैसे की जरूरत होगा तो कैपिटल मार्केट से बारो करेंगे, तो दोबारा पैसे का फ्लो कैपिटल मार्केट से कहां हो गया, प्रोड्यूसर्स के पास। तो जब इस तरह की जो फ्लो होगा तो हम बोलेंगे टू सेक्टर मॉडल। एक बात यहां याद रखनी है कि जब पैसा सेव किया जा रहा है तो इस फ्लो से बाहर हो जा रहा, इस फ्लो से पैसा बाहर होके कहां चला गया, बैंक के पास। लेकिन वो पैसा जब बारो हो रहा है तो फिर सर्कुलर फ्लो में कहां जा रहा है, इस सर्कुलर फ्लो में आ जा रहा है। इस बात को हम आगे पढ़ेंगे। याद रखने वाली है बात ये, जब हम इंजेक्शन और लीकेज पढ़ेंगे तो वहां पर आपको याद रखना होगा सेविंग क्या है और बारोइंग क्या है, क्यों इसको हम लीकेज बोलेंगे, किसको हम इंजेक्शन बोलेंगे, वहां पर आपको इसकी मदद मिलेगी। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का भी रोल है। 3 सेक्टर इकोनॉमी हम बनाते हैं। हाउस होल्ड एक, सेकेंड बिजनेस सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर, और थर्ड इज ए गवर्नमेंट। 2 सेक्टर इकोनॉमी हमने पढ़ लिया। अब 3 सेक्टर में अगर मूवमेंट पैसे का होगा तो कैसे होगा, हाउस होल्ड क्या करेगी, टैक्स देगी, टैक्स टू द पेड बाय द हाउस होल्ड टू द गवर्नमेंट। यानी जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन सरकार उस पैसे को जब लोगों पे खर्च करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो पैसे का मूवमेंट फिर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज हाउस होल्ड की तरफ आ गया। यानी सरकार ने टैक्स के रूप में पैसा लिया तो मनी का फ्लो हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास चला गया। जब गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पैसे को खर्च किया तो पैसा वापस फिर हाउस होल्ड के पास आ गया। यानी मनी फ्लो करेगा हाउस होल्ड से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड। यहां अब बिजनेस के साथ या फर्म सेक्टर्स के साथ गवर्नमेंट का क्या रिलेशन होगा, गवर्नमेंट टैक्स लेगी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, तो इनकम जो टैक्स का पैसा हो वो बिजनेस या प्रोड्यूसर से कहां जाएगा, गवर्नमेंट के पास। उसी तरह से गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर से कुछ सामान खरीदेगी तो उसका पेमेंट करेगा, तो गवर्नमेंट परचेजेस, तो गवर्नमेंट जो सामान परचेज करेगी तो पैसा कहां फिर फ्लो करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। गवर्नमेंट की भी सेविंग कैपिटल मार्केट में होगी, ठीक। यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो सरप्लस अमाउंट है वो आरबीआई के पास रखती है, आपको मालूम है, इसीलिए हमको आरबीआई को बोलते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। लेकिन क्या होगा फिर, गवर्नमेंट दोबारा क्या कर सकती है, उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकती है। यानी सरकार आरबीआई से उधार लेके बारो करके उस पैसे को इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो दोबारा ये पैसा सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो इस तरह से जब फ्लो करेगा इकोनॉमी में मनी, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन आपने देखा है कि फॉरेन सेक्टर भी है, हम विदेशों से भी सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। जब हम विदेश से सामान खरीदते हैं उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, और जब सामान हम उनको सेल करते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें इनकम रिसीव होगा। अब थोड़ा सर्कुलर फ्लो को देख लेते हैं। ये 3 सेक्टर इकोनॉमी आपने देख लिया। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी में एक नया सेक्टर जुड़ गया जिसको हम बोलते हैं फॉरेन सेक्टर, या कहीं कहीं आप देखेंगे इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको लिखा रहता है विदेशी क्षेत्र, या इसको हम बोलते हैं फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। अब सर्कुलर फ्लो कैसे करेगा, मनी का फ्लो कैसे होगा, हाउस होल्ड पेमेंट फॉर इंपोर्ट, यानी हाउस होल्ड ने जो सामान मंगाया उसके बदले पेमेंट करेगा, तो पेमेंट हाउस होल्ड से कहां चला जाएगा, फॉरेन सेक्टर, यानी उस देश को जहां से सामान मंगाया।
नेट ट्रांसफर पेमेंट, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। विदेशों से बहुत सारा पैसा हमें मिलेगा, वो पैसा जो बिना किसी काम के बदले मिले, वो फाइनेंशियल एड हो सकता है, वो गिफ्ट हो सकता है, या किसी और तरह का मदद होगा, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर पेमेंट। तो फॉरेन सेक्टर यानी विदेशों से बहुत तरह की आर्थिक सहायता मिलती है, तो पैसा कहां से आया, फॉरेन से आ गया आपके पास, हाउस होल्ड के पास। पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, आपने देखा होगा आपके गांव, आपके शहर से बहुत सारे लोग फॉरेन में काम करते हैं, तो उनको जो पैसा मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, यानी उनको सेवाओं के बदले पैसा मिलेगा। तो फिर पैसे का यानी मनी का फ्लो फॉरेन से कहां होगा, हाउस होल्ड की तरफ होगा। फर्म के साथ फॉरेन सेक्टर का क्या रिलेशन है, रिसीव फ्रॉम एक्सपोर्ट, फर्म ने जो सामान एक्सपोर्ट किया है उसके बदले उसको पैसा मिलेगा, तो रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट हो गया। बहुत सारी कंपनियां भी अपने रॉ मटेरियल, अपनी पूरी कैपिटल इनपुट्स फॉरेन से मंगाती है, यानी बहुत सारी विदेशी अपने देश में कंपनी हैं जो अपने उत्पादन के जो इनपुट्स हैं वो कहां से मंगाती हैं, फॉरेन से मंगाती हैं। तो उसके बदले उनको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करेंगे। तो पैसे का फ्लो कहां हुआ, फर्म से फॉरेन सेक्टर, यानी पेमेंट फॉर इंपोर्ट एंड रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट। फर्म जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले फॉरेन से पैसा मिलेगा, तो पैसा फ्लो करेगा फॉरेन से फर्म की तरफ। और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट के बदले हम पेमेंट करेंगे, तो फिर मनी का फ्लो हो जाएगा हमारा फॉरेन सेक्टर की तरफ। तो आपने ये देखा कि 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी में पैसे का फ्लो, मनी का फ्लो किस तरह से होता है। अब 2-3 बातों को यहां समझना जरूरी है। आपने देखा कि जब मार्केट में पैसा हम सेव कर ले रहे हैं, यानी खर्च नहीं करेंगे, तो वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा। या जब हम फॉरेन से सामान मंगाएंगे तो उतना पेमेंट हमें उस कंट्री को करना होगा जहां से हमने सामान मंगाया, तो वो हमारी देश की सर्कुलेशन जो हो रही थी मनी का, उससे बाहर चला गया। या सरकार ने जो टैक्स लगाती है तो टैक्स सरकार के पास पैसा चला गया, तो फिर पैसा जो सर्कुलर फ्लो है उससे बाहर चला जाता है। यानी जो फ्लो है उस फ्लो से पैसा जब बाहर निकल जाता है उसको हम बोलते हैं लीकेज, यानी रिसाव। और हमेशा वो इकोनॉमी की वैल्यूम को कम करता है, यानी लीकेज ऑलवेज डिक्रीज द वैल्यूम ऑफ इकोनॉमी। जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसकी जो वैल्यूम है उससे पैसा निकल जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था के आकार को हमेशा वो कम करता है। अब यहां आप समझ लें, लीकेज रिफर्स टू विड्रॉवल ऑफ मनी। लीकेज क्या है, रिसाव क्या है, पैसे का सर्कुलेशन से बाहर निकल जाना। बाहर कैसे निकल रहा है, सेविंग के फॉर्म में, इंपोर्ट के फॉर्म में, या टैक्स के फॉर्म में। ये 3 फॉर्म है जिसके द्वारा सर्कुलेशन से पैसा बाहर निकलता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में जो मनी है वो कम हो जाती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं लीकेजेस रिफर्स टू विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। When household and firms save a part of their income, it leads to leakage from the circular flow of income. Leakage and withdrawal refers to that part of income which does not pass through the circular flow of income. As a result, it is not available for spending on currently produced goods and services. It means leakage reduces the flow of income. यानी लीकेज होने के कारण सामानों की खरीद कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा, और इस तरह से अर्थव्यवस्था संकुचित हो जाएगी, यानी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसीलिए लीकेज को इकोनॉमी में हम अच्छा नहीं मानते। तो एक नया वर्ड भी है, इंजेक्शन। इंजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं भरण, इंजेक्ट करना। यानी अर्थ इकोनॉमी में जब पैसा बाहर से आएगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आया, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पर आया, या एक्सपोर्ट के तौर पर आया। यहां पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट। अब ये क्यों इंजेक्शन है, पहले ये समझ लेते हैं। जब हमने सेविंग किया था तो अर्थव्यवस्था से पैसा बाहर चला गया था। इन्वेस्टमेंट हमने कल पढ़ा था कि एग्जिस्टिंग कैपिटल की अमाउंट को बढ़ाना, यानी जितना पैसा हमारे पास अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट हो रहा है, एडिशनल इनकम उसमें और जोड़ देना, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने टैक्स लिया, टैक्स के रूप में पैसा गया, उस पैसे को सरकार स्कूल बनाने में खर्च करे, रोड बनाने में खर्च करे। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो पैसा कहां जाएगा, वो मनी फिर मार्केट में आ जाएगी। किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड और फर्म, या तो हाउस होल्ड का इनकम होगा या तो फर्म का इनकम होगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ए इंजेक्शन बिकॉज इट इंक्रीज द वैल्यूम ऑफ इकोनॉमी। अब आप कहेंगे कि सर एक्सपोर्ट कैसे इंजेक्शन है? जब हमने सामान बाहर भेजा, एक्सपोर्ट किया, तो उसके बदले हमें इनकम रिसीव होगी, तो कुछ नए पैसा, कुछ नई मनी हमारे सर्कुलेशन में आ जाएगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स आर नोन एज इंजेक्शन। अब इंजेक्शन को थोड़ा आप समझ लीजिए, डिफिनेशन क्या है। इंजेक्शन रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो, यानी इंजेक्शन अर्थव्यवस्था में पैसे का सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इंजेक्शन है, नए इकोनॉमी, नए मनी को सर्कुलेशन में लाता है। When household and firm borrow money from external sources like financial institution, it adds to their income. तो हमारे पास जितना पैसा था उस पैसे में कुछ जुड़ जाता है। Such additional income does not result in immediate expenditure. So injection increase the flow of income. इसीलिए इंजेक्शन हमारी अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ा देती है। इसीलिए इंजेक्शन को हम बेहतर मानते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट आर द इंजेक्शन, सेविंग, टैक्सेस एंड इंपोर्ट आर द लीकेजेस। अब यहां देखिए, सेविंग हुआ तो पैसा बाहर जा रहा है, टैक्स के रूप में सर्कुलेशन से पैसा बाहर निकल गया, इंपोर्ट के रूप में हमने सामान मंगाया तो उसके बदले हमने पेमेंट कर दिया, तो इस सर्कुलेशन से पैसा बाहर निकल रही है। यानी सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट से क्या हो रहा, पैसा हमारे इस सर्कुलेशन से बाहर जा रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लीकेज, यानी रिसाव। अगर हम पैसा जो जितना सर्कुलेशन में है पैसा, उससे ज्यादा कुछ भी हम ऐड कर दें, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से जब पैसा जुड़ेगा तो कुछ न कुछ इसके आकार को बढ़ाएगा। सरकार ने जो पैसा टैक्स के रूप में इस सर्कुलेशन से निकाला था, अगर उसको खर्च कर दे तो इसका आकार दोबारा बढ़ जाएगा, यानी सर्कुलर फ्लो में कुछ पैसा अलग से आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में। या जो हमने सामान एक्सपोर्ट किया है उसके बदले हमें फॉरेन से पैसा मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंपोर्ट इंक्रीज द मनी फ्लो ऑफ इनकम, यानी हमारे पैसा, हमारी सर्कुलेशन में जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट के कारण, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण और एक्सपोर्ट के कारण बढ़ जाता है, और वहीं सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट के कारण कम हो जाता है। इसीलिए सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट को हम लीकेज बोलते हैं, यानी रिसाव बोलते हैं, और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट को हम इंजेक्शन बोलते हैं। और